हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 10 गलतियों के बारे में जो अक्सर बच्चे कर दिया करते हैं। लेकिन मैं आपको नहीं करने दूंगा क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली गलती जो होती है वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। तो हेल्थ के अक्सर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो होते हैं स्ट्रेस एंड एंजाइटी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप साइकिल, बेटर स्लीप साइकिल। तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे पहले स्ट्रेस एंड एंजाइटी के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जब भी आपको इस बात का हो कि यार मुझसे नीट होगा कि नहीं होगा, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा, बस खुद को अपने पास्ट के साथ कंपेयर करके देख लो। अगर तुम अपने पास्ट से बेटर हो तो फिर तुम सही राह पे चल रहे हो। भले तुम 2-4 मार्क्स बेटर हो, लेकिन तुम बेटर तो हो ना। अगर तुम चल रहे हो उस तरीके से आगे तो तुम सही राह पे हो, बस आपको सिर्फ अपनी पेस बढ़ानी है। एंड अगर हम बात करें फिजिकल हेल्थ के बारे में, तो फिजिकल हेल्थ का कुछ ऐसा है कि अगर आप कर सको तो ठीक है, नहीं कर सको तो एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो फिजिकल हेल्थ है उसका अगर आप ध्यान 6 महीने के लिए नहीं रखोगे, खा पी के मोटे सांड हो जाओगे या सांड नहीं हो जाओगे, कोई गाली नहीं देगा कमेंट सेक्शन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन 6 महीनों के लिए। आप बाद में 1 साल एक्सरसाइज करके उतार लेना, लेकिन अभी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर सको तो वेल एंड गुड, 10-15 मिनट भी कर लेना बहुत है, ठीक है। मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ में कभी भी अगर तुमको कुछ भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए या कुछ भी है, अपने दिमाग के अंदर मत रखना, क्योंकि वो एक वायरस की तरह है, तुम्हारे अपने सेल्स के न्यूट्रिशन को खा के वो बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए तुम जिन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उनके साथ बात करो। मैं सबसे पहले माँ बाप बोलता, लेकिन आजकल की जनरेशन को देखकर वो अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि अगर मैं अपने माँ बाप को कुछ भी बोलने जाऊँगा तो वो मुझे डांट देंगे। वो अपने माँ बाप से ज़्यादा अटैच्ड इसलिए नहीं हो पाते। तो मैं बोलूँगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने हेल्दी फ्रेंड्स के साथ, हेल्दी मतलब ऐसे वाले हेल्दी नहीं जो तुम्हारा साथ देते हो, ऐसा नहीं कि तुम गए फिर तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ा दिया, ऐसे फ्रेंड्स के साथ नहीं, अपने हेल्दी फ्रेंड्स के साथ तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। अगर सॉल्यूशन वो दे पाए तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ लड़कों की दोस्ती में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बस ऐसा ही होता है, कोई ना भाई ठीक हो जाएगा। देखो, अगर ऐसा भी किसी ने कर दिया ना तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ रिलैक्स, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारा मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो एक वो हो गया। और अब बात करें अगर स्लीप साइकिल के बारे में, तो स्लीप साइकिल का तो कुछ ऐसा है कि अगर तुमको इन 6 महीनों में सिर्फ 6 घंटे की भी नींद मिले तो तुम बहुत ज़्यादा सो रहे हो, ठीक है। तो 6 घंटे की नींद तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। अगर तुम चाहो तो 7 घंटे की नींद ले सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा मत लेना। और जब भी तुम्हारी आंखें खुली हो, तुम पढ़ते हुए दिखने चाहिए दुनिया को। अगर दुनिया को नहीं भी दिखे, तेल लेने गए, तुम खुद की नज़रों में गिरोगे नहीं। जब भी तुम्हारी आंखें खुली हो, तुम्हारी आंखों के सामने किताब हो। ब्रेक्स है नेसेसरी, लेकिन इतनी भी ब्रेक्स मत ले लेना भाई, बहुत ज़्यादा ब्रेक्स मत ले लेना, ठीक है। ठीक है। तो जो अब सेकंड गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि किसी टीचर या किसी स्टडी मटेरियल से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना। देखो क्या है कि हो सकता है कि जिस टीचर से तुमको अभी चीज़ें समझ में आई, जैसे कि तुमको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उस टीचर से समझ में आया, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि तुमको उसके बाद वाला टॉपिक भी उसी टीचर से समझ में आएगा। हो सकता है कि वो टीचर तुमको उस लायक ना समझा पाए, ठीक है। तो तुम टीचर्स बदलो। यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तुम यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारी साइट्स पे, बहुत सारी ऐप्स में भी फ्री में पढ़ा देते हैं। पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई आज के टाइम पे, ऑनलाइन में तो पैसे मत देना। और जो दूसरी बात है कि तुम टीचर्स बदलते रहो। ऐसा नहीं कि ये टीचर मेरे को पसंद आ गया तो आ गया। मेरा एग्जाम्पल ले लो, अगर मैंने तुमको कोई एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा दी, ज़रूरी नहीं है ना कि मैं तुमको उसके बाद का टॉपिक भी अच्छे से पढ़ा सकूँ। तुम आके ट्राई मारो, हर जगह आके ट्राई मारो। 5 मिनट दो उस वीडियो को। अगर तुमको वो वीडियो एंगेजिंग लग रहा है, अगर तुमको वो वीडियो में समझ आ रहा है उन 5 मिनट के अंदर, तो तुम देखो आगे। अगर तुम नहीं आ रहा है, टाइम को वेस्ट मत करो, सीधा जंप मार दो दूसरे वीडियो के ऊपर। अभी तुम्हारे पास टाइम ही है जो कुछ भी है, ठीक है। तो ऑब्सेस्ड मत हो जाओ यार। और जो स्टडी मटेरियल की बात है, एक ही तरीका है स्टडी मटेरियल को पहचानने का कि तुम्हारे लिए कौन सा सही है। कौन सा तरीका, सभी को चेक कर लो एक बार, क्योंकि नीट का लेवल से ज़्यादा ही होगा, हर कोचिंग का स्टडी मटेरियल ज़्यादा ही होगा नीट के लेवल से। लेकिन कितना ज़्यादा वो तुमको देखना है। अगर तुम्हारा लेवल इतना है कि तुम डायरेक्ट एलन के सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस, और वो भी लेवल 2 के, कर लो भाई सॉल्व। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आकाश या पीडब्ल्यू के कर लो, वो मोर देन इनफ हो जाते हैं क्वेश्चंस। और मॉड्यूल में से पढ़ना मत भाई, जब तब तक मत पढ़ना जब तक एनसीईआरटी में तुमको इतना डिटेल में पता चल जाए कि कौन से पेज के कौन से पैराग्राफ में किसका नाम था। तो जब तक इतना डिटेल में ना पता चले ना, तब तक मॉड्यूल से मत पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि जब इतना डिटेल में समझ में आएगा तभी तुम्हारा 650 प्लस मिनिमम कंफर्म होगा। और जैसा अभी चल रहा है ना, अगले साल तुमको मिनिमम 680 लाने पड़ेंगे अगर तुमको किसी अच्छे कॉलेज में जाना है तो, ठीक है। चलो अब थर्ड मिस्टेक के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि है इग्नोरिंग पीवाईक्यूज। देखो, पीवाईक्यूज एक ऐसी चीज़ है ना, अगर कोई बंदा वो पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करके नहीं जा रहा है, उससे बड़ा मूर्ख पैदा नहीं हुआ है इस दुनिया में। क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है जो पिछले सालों के 80 से 90% क्वेश्चंस को वैसे का वैसा छाप देता है, सिर्फ और सिर्फ डेटा बदल के। तो तुम अगर पीवाईक्यूज नहीं किए तो क्या किए भाई,
तो सबसे पहले पीवाईक्यू इस तरीके से कर लो ना कि कोई भी अगर पीवाईक्यू तुमको उठा के दे दे, भले वो सबसे हार्डेस्ट हो भले वो सबसे ईजी हो, अगर तुमको कोई भी उठा के दे दे तुमको पीवाईक्यूज करना आ जाना चाहिए, ठीक है। और जब तुमको पीवाईक्यूज अच्छे से, ऐसा नहीं कि रट लिया कि कैसे करना है, उसके तरीके रट लिया, उसका कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि जो बाकी के 10% क्वेश्चन है ना उसी से कॉम्पिटिशन डिसाइड होगा। वो 90% क्वेश्चन जो तुम प्रैक्टिस करोगे वो तो सिर्फ तुमको रेस में उतारेगा, लेकिन जो 10% क्वेश्चन है वो तुमको रेस में अब आगे लेके जाने का काम करेगा। समझ रहे हो बात को? तो पीवाईक्यूज को हल्के में मत लेना भाई, कभी हल्के में मत लेना। पीवाईक्यूज तुमको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। चलो अगली मिस्टेक जो कि है मिस्टेक नंबर 4, कंफर्ट जोन। काफ़ी बच्चों को लगता है कि वो कंफर्ट जोन में रह के बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे, और वो लेके भी आ जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग भी अच्छा हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जब वो उस कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगे ना तो उनके मार्क्स 100 से 150 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ पे होंगे अपने कंफर्ट जोन पे तब उनके दिमाग में पढ़ाई के अलावा सब कुछ आएगा, पूरी दुनिया का ज्ञान आएगा। लेकिन जब वो कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगे, जब वो एक ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पर उनको उनका असली कंपटीशन दिख रहा है, तब जाके वो पढ़ पाएंगे, तब जाके वो सीरियसली पढ़ेंगे, तब जाके वो सारे डिस्ट्रैक्शंस को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने गोल, अपने स्कोर की तरफ ध्यान दे पाएंगे कि मुझे अपना स्कोर कहाँ से कहाँ लेकर जाना है। तो अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर नहीं पाओगे, ठीक। चलिए अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो टाइम मैनेजमेंट का कुछ ऐसा सीन होता है ना कि जब भी तुम सो जाओ तो सोने से पहले रात को आधा घंटा तुमको लगेगा ये चीज़ करने में, लेकिन जब भी तुम सो जाओ रात को सोने से पहले तुमको एक A4 साइज़ का शीट लेना है। अब तुम्हारी मर्जी, अब A4 साइज़ का शीट लो या फिर डायरी में लिखो, किसी में भी लिखो, लेकिन लिखो कि तुमको अगले दिन क्या करना है, और इस प्रकार से उस लिस्ट को तैयार करना कि तुम्हारा दिन खत्म हो जाए पर वो लिस्ट खत्म ना हो, ताकि तुम पूरा दिन एंगेज रहो। क्योंकि अगर बीच में तुमको कहीं भी 1 सेकंड के लिए भी ऐसा लगा ना कि तुम अरे शाम होते होते कर लूँगा ख़त्म या कर लूँगी ख़त्म, तो तुम वो पूरी दोपहर को बर्बाद कर दोगे इस उम्मीद में कि शाम होते तो ख़त्म कर ही लोगे, तो दोपहर बर्बाद कर ली तो रात होते तक खत्म कर लोगे, लेकिन फिर वो तुम खत्म कर ही नहीं पाओगे। और इसी से जन्म होता है एक बीमारी का जिसका नाम है प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। तो मत करना ऐसा, एक ऐसी लिस्ट तैयार करना जिससे तुम्हारा दिन खत्म हो जाए पर वो टास्क पूरे ना हो, ताकि तुम मतलब एकदम फोकस्ड होकर करो कि मेरे को इतनी एफिशिएंसी के साथ इतने टाइम के अंदर खत्म करना है, जो तुमको नीट में क्वेश्चन सॉल्व करते करते काम लगेंगे। प्रायोरिटी वाइज उनको पढ़ना, प्रायोरिटी वाइज मतलब कि जिसका वेटेज ज़्यादा रहा हो आज तक नीट में उनको पहले ख़त्म करना, और जो लीस्ट प्रायोरिटी वाले हैं उनको आखिर के लिए रखना, ठीक है। आइए तो अब बात करते हैं वीक एरियाज़ के बारे में। तो जब भी तुम्हें लगे कि एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें नहीं आ रहा है, तो राइट एट दैट मोमेंट कुछ भी, चाहे कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, उसको लिख लो एक ऐसी नोटबुक में जो तुमने बनाई हो वीक एरियाज़ के लिए। अगर तुमने नहीं लिखा तो तुम वो टॉपिक भूल जाओगे, और अगर तुम भूल गए ना तो तुमको हो सकता है कि जिस प्रकार से तुमको अभी नहीं आया सेम उसी तरीके से तुमको नीट में भी नहीं आएगा। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की। अगर मैंने अपने सारे वीक एरियाज़ कंप्लीट किए होते ना तो मेरे नीट में भी 15 से 20 मार्क्स बढ़ गए होते, मेरे को अपनी स्टेट की टॉप कॉलेज मिल गई होती। अभी भी टॉप 3 में है लेकिन फिर भी टॉप कॉलेज मिल गई होती। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपने वीक एरियाज़ को कवर कर लो, चाहे तो लगे बहुत चिंदी है, याद रह जाएगा मेरे को, मत लो रिस्क, नहीं रहने वाला है याद। नीट के टाइम पे इतना प्रेशर बनेगा ना, मैं अपने सारे पुराने पाप पुरानी गलतियों के साथ तुम्हारे पुराने वीक एरियाज़ भी याद आ जाएंगे। कुछ नहीं होना, फिर हो चुका जो होना था। इसलिए अभी से प्रिकॉशन लेके चलो, वीक एरियाज़ को कवर करके चलो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं न्यू मटेरियल के बारे में। तो कुछ बच्चे इतने शाणे होते हैं कि अभी तक उन्होंने एनसीईआरटी का एक पेज नहीं पढ़ा, और उसके पहले क्वेश्चन बैंक लेके आ जाएंगे अलग अलग चीज़ों की। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इतनी मोटी मोटी क्वेश्चन बैंक लेके आते हैं। एनसीईआरटी इतनी, क्वेश्चन बैंक कितनी। भाई को थियरी नहीं पता, लेकिन भाई को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अरे थियरी पढ़ ले भाई मेरे, अगर उसने थियरी पढ़ ली, अगर उसने पीवाईक्यूज कर लिए, उसका 70% तो यहीं पे हो गया ना भाई। तो तुम न्यू मटेरियल के पीछे मत भागो, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जो कि तुम यूट्यूब पे बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे, पीडब्ल्यू के मिल जाएंगे, अक्सर पीडब्ल्यू के ही मिलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले से। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाद में उसमें बाजू में लिख दो तुम उस चैप्टर का नाम और बाजू में लिख दो पीडब्ल्यू। यही मैं करता था और इसी से मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस अक्सर हो जाती थी। वो जो क्वेश्चंस बोले तुम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा है तो सर के क्वेश्चंस देखो कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में कौन सा डेटा ढूंढ रहे हैं, वो फिर क्या गिवन में क्या लिख रहे हैं, उससे वो बोल क्या रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनो, ठीक है। तो न्यू मटेरियल के पीछे मत भागो, एनसीईआरटी बहुत है तुम्हारे लिए, एनसीईआरटी और यूट्यूब मोर देन इनफ है। नया मटेरियल मत लो, माँ बाप के पैसे मत बिगाड़ो भाई प्लीज़। तो चलिए अब बात करते हैं निगलेक्टिंग रिवीजन के बारे में। ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है कि लोग अक्सर रिवीजन को निगलेक्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ लिया, ईजी था, सेकंड चैप्टर पढ़ लिया और ईजी था, थर्ड चैप्टर पढ़ लिया और ईजी था, चले गए क्वेश्चन देने। पता चला कि फर्स्ट चैप्टर में से
कुछ याद ही नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं किया। रिवीजन करने का सही तरीका पता है क्या है? फर्स्ट चैप्टर को पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। सेकंड चैप्टर को पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। फर्स्ट चैप्टर को लो और उसके रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर तुमसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, अगेन उसकी थ्योरी पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। तब तक के साइकिल कंटिन्यू करो जब तक तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस रैंडमली, अगर कोई भी पूछे, आधी रात को नींद में से उठा कर भी पूछे, आपको वो क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। फिर तुम थर्ड चैप्टर पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर तुम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करो जिस तरीके से फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व किए थे। इस तरीके से कि अगर फिर से आधी रात को उठाकर कोई भी पूछे, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस तुमको आ जाने चाहिए। अभी चैप्टर की जगह तुम टॉपिक्स रख दो, फिर भी यही होने वाला है, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक। तो रिवीजन इस कदर करना है कि कोई भी तुम्हें अगर पूछे, कहीं से भी पूछे, तुम उनको मुंह पे जवाब दे सको कि यही है इसका आंसर। अगर तुम्हें चेक भी करना हो तो कर लो, ठीक है। तो इस कॉन्फिडेंस में अगर तुम रह सको तो तुम बढ़िया रिवीजन कर रहे हो। तो चलिए अब अगली मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, नॉट इनफ मॉक टेस्ट। देखो, मॉक टेस्ट का ऐसा है कि जैसे जैसे तुम नीट के करीब आते जाओगे, तुमको अपनी मॉक टेस्ट देने की गति बढ़ानी होगी। सिंपल फंडा है, ड्यूरेशन रिमेनिंग फॉर नीट, टाइम रिमेनिंग फॉर नीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट। क्योंकि अगर कम टेस्ट दे रहे हो तो वो तभी तुम्हें अलाउड है जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है नीट के लिए। तो तुम प्रिपेयर करो, धीरे धीरे प्रिपेयर करो और धीरे धीरे टेस्ट दो, तुम्हारा कंसेप्ट भी बिल्ड होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास नीट में कुछ 2-3 महीने है तो हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो, क्योंकि तब हर कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रहा होता। और तुम ये मॉक टेस्ट कब दे पाओगे? जब तुमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होगे, ऑफकोर्स रिविजन के साथ। तो इसीलिए अपनी पेस बढ़ाओ और ख़त्म करो सिलेबस, ताकि तुम 3 महीने पहले से मॉक टेस्ट देना शुरू करो। हाँ, रिवीजन चलता रहेगा, रिवीजन रोज़ करना है। और मतलब दो यार, मॉक टेस्ट दो। अगर तुम नहीं दोगे मॉक टेस्ट तो कुछ नहीं होना फिर तुम्हारा, ठीक है। एंड अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 10 की तरफ, जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये मिस्टेक नोटबुक के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। मिस्टेक नोटबुक में ऐसा है कि बढ़िया सी एकदम सर्वगुण संपन्न नोटबुक बनानी है। सुंदर नहीं बोल रहा हूँ, सुंदर तो मैंने भी नहीं बनाई थी, लेकिन मिस्टेक नोटबुक का ऐसा है कि वो तुम्हारे 30 से 40 मार्क्स बढ़ा सकती है नीट के टाइम पे। अगर मैंने अच्छी बनाई होती, मैंने बनाई थी, लेकिन अगर मैंने और बेहतरीन और डिटेल में बनाई होती तो मेरे 685 से 690 के बीच में मार्क्स आ सकते थे। इसीलिए रिग्रेट तो देखो रह जाएगा। अगर तुमने मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई ना तो रिग्रेट रह जाएगा। तो कम से कम रिग्रेट ना रहे, इसीलिए मिस्टेक नोटबुक बना लो। मिस्टेक नोटबुक में आपको कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर तो हर कोई लिख देता है। सीरियल नंबर के बाद लिखो कि तुम्हें कौन से चैप्टर से है ये, और फिर उसका क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखना है, कंजूसी नहीं करना है। क्वेश्चन नहीं लिख पाओ तो कम से कम डेटा लिख दो कि जब तुम 2 महीने बाद उसको पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए तुमको कि ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, और मुझे क्या नहीं आया। जो तुम्हें नहीं आया उसको रेड पेन या किसी से भी तुम अंडरलाइन कर दो, और फिर उसका सोल्यूशन लिखो, पूरा सोल्यूशन लिखो, और फिर जहाँ पर तुमने गलती की थी उसको अंडरलाइन कर दो, ताकि तुम्हारा ध्यान उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा सके, ज़्यादा एम्फेसिस तुम उन चीज़ों को दे सको। यही है मिस्टेक नोटबुक की खूबसूरती कि जब तुम उसको बार बार देखोगे तब तुमको पता चलेगा, अरे मैं इतना गधा था, और इस तरीके से तुम अपनी मिस्टेक्स को सुधार पाओगे। तो देखो, ये 10 मिस्टेक्स थी जो तुम्हें नहीं करनी है। अगर तुम ये 10 मिस्टेक्स को नहीं करोगे तो तुम आराम से 40-50 मार्क्स बढ़ा सकते हो अपने नीट में। अगर तुम्हारे ऑलरेडी 600 या 630 640 आसपास आ रहे हैं, अगर तुम्हारे 500 आ रहे हैं तो भाई स्काई इज़ द लिमिट। तुम कुछ भी कर सकते हो 500, 400, 300 में। तुम अगर अभी से भी शुरू करते हो तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। तो हार मत मानना, बढ़िया से रगड़ते रहो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं इस दुनिया में, अनलेस अगर तुम 4 मई को पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो। इसके अलावा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है नीट का। तो रगड़ते रहो, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्यों हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है।